सुहानी पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी और इस तरह से एक लड़के के लॉकअप में आ जाने से वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है। क्या मुझे पूरी रात यहाँ इस गुंडे के साथ रहना होगा? ये सोचते हुए सुहानी एक नज़र उस लड़के को देखती है। तभी वो लड़का सुहानी की तरफ मुड़ता है। जब सुहानी उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युवराज दीवान था। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज लॉकअप में क्या कर रहा है। युवराज फिर से पीछे मुड़कर उस कांस्टेबल को देखता है और अब उसके चेहरे पे गुस्से की जगह हल्की मुस्कान थी। कांस्टेबल भी युवराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिर क्या है युवराज के लॉकअप में आने की वजह? क्या इसकी वजह सिर्फ सुहानी है या कुछ और? युवराज फिर से सुहानी की तरफ मुड़ता है। सुहानी एक कोने में बैठी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। युवराज को सुहानी की ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उससे भी ज़्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुहानी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। युवराज नहीं जानता था कि उसने गुस्से में जो हरकत की थी उससे सुहानी इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वैसे तो सुहानी युवराज से बहुत गुस्सा थी, लेकिन युवराज के साथ होने पर अब उसे सेफ फील हो रहा था। वो युवराज से अपनी नज़रें हटाकर उसी कोने में खामोशी से बैठी रहती है। युवराज भी सुहानी से थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जो कांस्टेबल युवराज को अरेस्ट करके लाया था वो लॉकअप के पास आता है और युवराज के हाथ में एक पार्सल दे देता है। युवराज वो पार्सल लेकर सुहानी के पास आता है और वहीं बैठ जाता है। सुहानी उसे गुस्से और हैरानी से देखने लगती है। युवराज बिना कुछ कहे वो पार्सल खोलना शुरू कर देता है। सुहानी नहीं जानती थी कि युवराज क्या कर रहा है। युवराज वो पार्सल पूरा खोलता है। उसमें खाना था। युवराज खाना सुहानी की तरफ बढ़ाता है। खाना खा लो। सुहानी गुस्से से अपनी नज़रें फेर लेती है। युवराज को सुहानी के इसी रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन वो जानता था कि इस बार गलती उसकी है। युवराज के कुछ पल के गुस्से की वजह से सुहानी लॉकअप तक पहुंच गई थी और पूरी रात उसे लॉकअप में ही गुजारनी थी। युवराज जानता था कि वो साया सुहानी के पीछे पड़ा है और लॉकअप में फिर से सुहानी को मारने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए युवराज वहां आ गया था। युवराज स्पून में खाना लेकर सुहानी की तरफ बढ़ाता है। आई सेड खाना खा लो। सुहानी का ये एटीट्यूड देखकर युवराज भी शांत ही रहता है। मैंने कहा ना तुम। आपको अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ये जो भी मेरे साथ हो रहा है आपकी वजह से ही है और अब मुझे सिंपैथी दिखाने यहाँ आ गए। देखो, मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ वो मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मेरी वजह से तुम्हें पहले ही बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? सुहानी उससे अपनी नजरें फेर लेती है। सोच लो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं एक सेकंड में यहाँ से निकल सकता हूँ, फिर तुम्हें पूरी रात इस लॉकअप में अकेले रहना होगा। ये भी हो सकता है कि ये पुलिस वाले किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करके यही तुम्हारे साथ बंद कर दे। सुहानी अब सोच में पड़ जाती है। वो जानती थी कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा है। सुहानी युवराज से चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उसके यहाँ होने से सुहानी सेफ फील कर रही थी। अगर 15 मिनट में तुमने ये खाना खत्म नहीं किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुहानी घूर कर युवराज को देखती है। एक तो उसने सुहानी को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था और अब उसे वार्निंग दे रहा था। युवराज जानता था कि सुहानी के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 15 मिनट्स, फिनिश इट। सुहानी अब भी गुस्से में थी। वो खाने की तरफ देखती है और फिर मजबूरी में खाना खाने लगती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर युवराज सच में चला जाता तो सुहानी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। सुहानी को खाते देख युवराज थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। युवराज चाहता तो 1 मिनट में सुहानी को लॉकअप से बाहर निकाल सकता था, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त सुहानी नाराज थी और वो युवराज की मदद लेने के लिए तैयार नहीं होती। सुहानी आज बहुत थक गई थी। खाने के बाद वो लॉकअप की दीवार पर अपना सर टिकाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग जाती है। युवराज थोड़ी दूर बैठा सुहानी को ही देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सोते हुए सुहानी का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ देर बाद सुहानी के चेहरे पर शिकन आने लगती है। आज सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। विशिंग वेल के पास सफ़ेद कपड़े पहने वही लड़की खड़ी थी जिसे सुहानी ने कल रात रोड पर देखा था। अभी भी सुहानी को उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उस लड़की के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा उस बूढ़ी औरत की तरफ ही था।
वो लड़की धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसका गला दबाने लगती है। वो बूढ़ी औरत उस लड़की की पकड़ में छटपटा रही थी और उनका दम घुट रहा था। कुछ ही देर में उस लड़की की उंगलियों से बड़े बड़े नुकीले नाखून निकलते हैं और उस बूढ़ी औरत की गर्दन में घुस जाते हैं। वो औरत कुछ देर तक तड़पते हुए अपना दम तोड़ देती है। ये देखते ही सुहानी की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। आंखें खोलते ही सुहानी बेचैन हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। इस ठंड में भी सुहानी के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। युवराज, जो अब तक सोती हुई सुहानी को देख रहा था, उसके ऐसे जागने से परेशान हो जाता है। वो फौरन सुहानी के पास जाता है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुहानी उस सपने से इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो लड़की विशिंग वेल, उसने मार दिया। युवराज सुहानी का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। सुहानी, मेरी तरफ देखो। सुहानी युवराज की तरफ देखती है, लेकिन अभी भी वो उतनी ही बेचैन लग रही थी। एक लंबी और गहरी सांस लो। सुहानी बिल्कुल वैसा ही करती है। युवराज सुहानी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। अब मुझे बताओ क्या हुआ। युवराज को वहां देखकर सुहानी शांत होने लगती है। वो इतना तो जानती थी कि अगर युवराज उसके साथ है तो उसे कोई खतरा छू भी नहीं सकता। सुहानी युवराज की आंखों में थोड़ी घबराहट के साथ देखने लगती है। आज रात विशिंग वेल के पास फिर से एक मर्डर हुआ है। उसने एक बूढ़ी औरत को मार दिया। युवराज चौंक जाता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें कैसे पता कि आज वहाँ मर्डर हुआ है? कल रात मैंने सपने में एक लड़की को विशिंग वेल के पास देखा था। उस साये ने लड़की पर हमला किया था। वो लड़की बिल्कुल सना की तरह लग रही थी और आज सुबह से सना गायब है। अभी मैंने फिर से सपने में देखा कि वहाँ एक और मौत हुई है, एक बूढ़ी औरत की मौत। युवराज अब भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था कि सुहानी क्या कहना चाहती है। तुम पहले शांत हो जाओ और फिर मुझे पूरी बात बताओ। सुहानी युवराज को कल रात की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो आधी रात में रोड पर पहुंच गई थी और उसने एक लड़की को देखा। कल अगर वक्त पर रोहित नहीं आता तो शायद वो मुझे भी मार देती। कल रात उसने मेरी जान बचाई थी और आपने पता नहीं क्या समझ लिया। आपकी वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बन गया है और मैं यहाँ लॉकअप में हूँ। अब युवराज को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर आने नहीं देता। युवराज आज लॉकअप में पुलिस को पैसे देकर आया था, जिससे वो सुहानी के साथ रहे और सुहानी लॉकअप में सेफ रहे। अब युवराज के मन में एक सवाल आ रहा था। क्या सच में सुहानी विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही सोचते हुए युवराज और सुहानी की पूरी रात बिना सोए ही कट जाती है। अगली सुबह एक कांस्टेबल भागते हुए पुलिस स्टेशन में आता है। वो इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है। सर, कल रात फिर से पुराने रोड के पास एक मर्डर हुआ है। उस कांस्टेबल की बात सुनकर वहां सभी लोग सकते में आ जाते हैं। वो सब सुहानी को देखने लगते हैं। ये लड़की तो रात भर से यही है, तो फिर कल रात वो मर्डर किसने किया? युवराज भी ये सुनकर चौंक गया था। तो क्या सुहानी सच कह रही थी? क्या उसने वाकई में मर्डर सपने में देखा था? मर्डर किसका हुआ है? सर, एक बूढ़ी औरत है। ये सुनकर युवराज की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी डर और गुस्से से युवराज को ही देख रही थी। युवराज फौरन सुहानी के पास जाकर उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लेता है। तुम इन मर्डर्स को कैसे देख सकती हो? सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके पास खुद इसका कोई जवाब नहीं था। इतने में निशा और विवेक एक वकील को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सुहानी को बेल मिल जाती है और पुलिस उसे छोड़ देती है। सुहानी अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन से चली जाती है। युवराज परेशान होकर वहीं लॉकअप में ये सब सोच रहा था। तभी इंस्पेक्टर की नज़र युवराज पर पड़ती है। वो इंस्पेक्टर युवराज को लॉकअप में देखकर डर जाता है। इंस्पेक्टर युवराज के पास आता है। मिस्टर दीवान, आप यहाँ? इंस्पेक्टर ये सोचकर ही डर रहा था कि आखिर युवराज दीवान को अरेस्ट करने की हिम्मत किसकी हुई। जिसने भी ये काम किया हो उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ सकती थी। युवराज हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान था और किसी के लिए भी उसे हाथ तक लगाना नामुमकिन था। इंस्पेक्टर यही सब सोचते हुए लॉकअप खोलता है। इससे पहले इंस्पेक्टर कुछ कह पाता, युवराज तेज कदमों से वहां से चला जाता है। अब वहां कोई भी युवराज को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। इधर पुलिस स्टेशन से निकलकर सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में आ गए थे। सुहानी अब भी बहुत परेशान लग रही थी। निशा और विवेक को सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था।
उन्हें लग रहा था कि सुहानी पुलिस के टॉर्चर और लॉकअप में रात बिताने की वजह से परेशान है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सुहानी की परेशानी की वजह कुछ और ही थी। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखती है। सुहानी तू ठीक तो है ना? इन लोगों ने तेरे साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना? सुहानी इसका कोई जवाब नहीं देती। निशा और विवेक सुहानी के इस बर्ताव से और भी परेशान हो जाते हैं। दोनों एक के बाद एक करके कई सवाल सुहानी से करते हैं, लेकिन सुहानी उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी। निशा और विवेक को सुहानी का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुहानी आंखों में खौफ लिए निशा और विवेक की तरफ देखती है। कल रात मैंने विशिंग वेल के पास एक बूढ़ी औरत का मर्डर होते हुए देखा, और आज वहाँ एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक सख्ते में आ जाते हैं। उन तीनों के बीच काफी देर तक खामोशी रहती है। इसका मतलब सच में सुहानी विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? क्या है सुहानी के सपनों का राज? क्यों सुहानी विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? क्या सुहानी और साई के बीच कोई कनेक्शन है? काफी देर तक विवेक, निशा और सुहानी के बीच खामोशी रहती है। इसका मतलब सुहानी वाकई में विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? निशा अपना सर पकड़ लेती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सुहानी और साई के बीच में कोई कनेक्शन है? सुहानी, क्या तुम इससे पहले कभी शिमला आई थी? सुहानी भी अभी काफी परेशान थी। नहीं, शिमला तो क्या, मैं इससे पहले हिमाचल भी कभी नहीं आई। इसका मतलब तुम्हारी और उस मनहूस साई के बीच कोई कनेक्शन भी नहीं हो सकता। फिर तुम उस साई के शिकार को अपने सपनों में कैसे देख सकती हो? सुहानी विवेक के सवाल पर कुछ नहीं कहती। वो यही सब सोचते हुए बस वहां बैठी रहती है। कुछ देर बाद वो तीनों कैफे से बाहर चले जाते हैं। निशा सुहानी को लेकर हॉस्टल आ जाती है। सुहानी तू आराम कर, मुझे कुछ जरूरी काम से कॉलेज जाना है। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं, आज तू आराम कर। वैसे भी पूरी रात लॉकअप में तो सो भी नहीं पाई होगी। सुहानी निशा की बात मान जाती है। वो भी इस वक्त काफी थकी हुई थी। कल सुबह से उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि स्ट्रेस की वजह से उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। निशा सुहानी को हॉस्टल में ही छोड़कर कॉलेज चली जाती है। निशा के जाने के बाद सुहानी अपने बेड पर लेट जाती है और ऊपर चल रहे पंखे को देखने लगती है। सुहानी कल रात ठीक से नहीं सो पाई थी, फिर भी उसकी आंखों से नींद गायब थी। बेड पर लेटे हुए सुहानी युवराज के बारे में सोच रही थी। आखिर युवराज सर चाहते क्या हैं? उन्हीं की वजह से कल मैं लॉकअप में थी और वही मेरे लिए लॉकअप में भी आ गए। मुझे खाना भी खिलाया और मेरे लिए पूरी रात वहाँ रुके। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं? यही सब सोचते सोचते सुहानी की आंख लग जाती है। सुहानी आराम से कमरे में सो रही थी। कुछ देर बाद उस कमरे में कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और सुहानी की नींद टूट जाती है। वो उठकर बैठती है और अपने आसपास देखने लगती है। सुहानी की नज़र कमरे की खिड़की पर जाती है। वो देखती है कि खिड़की का कांच टूटा हुआ था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कांच किसी पत्थर के मारने से टूटा है। सुहानी अपने बेड से नीचे उतरकर कुछ ढूंढने लगती है। वो देखती है कि नीचे एक पत्थर पड़ा था जिस पर कागज लिपटा हुआ था। सुहानी उस पत्थर को उठाकर उस पर लिपटा कागज निकालकर उसे देखने लगती है। उस कागज में एक मैसेज लिखा हुआ था। आज दोपहर 2 बजे मुझसे शहर के बाहर एनर्जी पार्क में मिलो, रोहित। सुहानी अपनी खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता। सुहानी समझ जाती है कि ये मैसेज रोहित ने उसके लिए भेजा है। विवेक ने तो कहा था कि रोहित सुबह ही अपने घर चला गया, तो फिर ये क्या है? शायद मुझे वहां जाना चाहिए। सुहानी रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर युवराज पुलिस स्टेशन से सीधे अपने घर आ जाता है। अपनी कार पार्क करके युवराज गुस्से में अपने घर के अंदर जाता है। अंदर आकर युवराज अपने एक सर्वेंट के पास जाता है। डैड कहाँ है? वो सर्वेंट युवराज को इस तरह गुस्से में देखकर डर जाता है। युवराज बाबा, बड़े साहब अपने स्टडी रूम में है। युवराज गुस्से में स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। जब वो स्टडी रूम के अंदर आता है तो देखता है कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया काउच पर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। युवराज उसी गुस्से से पद्मिनी को देखता है। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। युवराज, ये क्या तरीका है बात करने का?
शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मुझे इसी वक्त आपसे बात करनी है, वो भी अकेले में। मिस्टर यशवंत दीवान आगे कुछ कहने ही वाले होते हैं, तभी इट्स ओके मिस्टर दीवान, मैं चलती हूँ, आप बात कर लीजिए। पद्मिनी युवराज को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन युवराज गुस्से में पद्मिनी से नजरें फेर लेता है। इधर मिस्टर दीवान भी खुद को शांत करते हैं। क्या बात है युवराज, तुम परेशान लग रहे हो? क्या हो रहा है शहर में? क्या हो रहा है मतलब? आप अच्छे से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? पहले यहाँ सिर्फ उन लोगों की मौत होती थी जो रात में पुराने रोड पर जाते थे, लेकिन अब लोग कहीं से भी गायब होकर मर रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? युवराज की पूरी बात सुनकर यशवंत दीवान के माथे पर पसीना आ जाता है। अब युवराज उनके चेहरे पर घबराहट साफ देख सकता था। बेटा मेरा भरोसा करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। युवराज उनकी आंखों में नाराजगी के साथ देखता है। भरोसा और आप पर? आप मुझसे भरोसे की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ आप है। युवराज की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मिस्टर दीवान की आंखें नम हो जाती हैं। नहीं बेटा, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब कैसे हो गया? युवराज समझ जाता है कि उसे यहाँ अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला। वो मिस्टर यशवंत दीवान से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद मिस्टर दीवान सोफे पर बैठ जाते हैं। मैंने अपने बच्चे के साथ ये क्या कर दिया? युवराज अब अपने कमरे में चला जाता है। युवराज का कमरा बहुत आलीशान था। उसके कमरे को एक से बढ़कर एक महंगी चीजों से सजाया गया था। युवराज गुस्से में वहां रखे वॉच को देखता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। काफी देर तक उसने खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन अब उसका गुस्सा अपने आपे से बाहर हो रहा था। युवराज अब डिसाइड कर चुका था कि वो चुप रहकर हालात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जानकर ही रहेगा कि इस शहर में हो क्या रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। वो जानता था कि इस वक्त एक ही इंसान उसकी मदद कर सकती है और वो इंसान सुहानी थी। वैसे तो युवराज सुहानी को बचाने के लिए उसे इन सब से दूर रखना चाहता था, लेकिन वो समझ गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। न जाने कैसे, लेकिन सुहानी इन सब का हिस्सा बन चुकी है। मुझे सुहानी से बात करनी ही होगी। ये कहकर वो अपनी कार की कीज उठाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर में युवराज सुहानी के हॉस्टल पहुंच जाता है और हॉस्टल से कुछ दूर अपनी कार रोक देता है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है। उस लड़के ने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। युवराज देखता है कि वो लड़का एक पत्थर पर कागज लपेटकर सुहानी के कमरे की खिड़की की तरफ फेंकता है। युवराज समझ जाता है कि वो लड़का सुहानी को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो लड़का पत्थर फेंककर तुरंत ही वहां से चला जाता है। युवराज भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर तक युवराज हॉस्टल के बाहर ही रुकता है और फिर वो सुहानी को हड़बड़ी में हॉस्टल से बाहर निकलते हुए देखता है। युवराज को इसी की उम्मीद थी, इसीलिए वो हॉस्टल के अंदर नहीं गया था। सुहानी ऑटो में बैठकर वहां से चली जाती है। युवराज को अंदाजा हो जाता है कि सुहानी शायद उसी लड़के से मिलने जा रही है। युवराज को सुहानी की फिक्र थी, इसीलिए वो अपनी कार से उस ऑटो का पीछा करता है। सुहानी का पीछा करते हुए युवराज शहर से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑटो एनर्जी पार्क के सामने रुक जाता है। सुहानी ऑटो से निकलकर पार्क के अंदर चली जाती है। युवराज भी सुहानी की नज़र में आए बिना उसके पीछे पार्क के अंदर जाता है। दोपहर का वक्त था, इसीलिए पार्क में बहुत कम लोग थे। सुहानी पार्क में फाउंटेन के पास जाकर खड़ी रोहित का इंतजार कर रही थी। युवराज भी सुहानी से थोड़ी ही दूर एक पेड़ की आड़ में रुक जाता है। युवराज को नहीं पता था कि वो हुडी वाला लड़का रोहित है और अभी सुहानी रोहित का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद वही हुडी पहने एक लड़का सुहानी के पास आता है। वो सुहानी के सामने आकर अपने चेहरे से मास्क हटाकर उसे अपना चेहरा दिखाता है। रोहित का चेहरा देखकर युवराज चौंक जाता है और बहुत ही ध्यान से सुहानी और रोहित के बीच की बातें सुनने लगता है। रोहित, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है कल से मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत है। सुहानी एक ही सांस में बहुत कुछ बोल देती है। सुहानी, मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन तुम अभी मेरी बात सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शिमला में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। यहाँ मेरी जान को खतरा है। मुझे अब अंडरग्राउंड होना होगा। क्या तुम पर हमला हुआ था? लेकिन क्यों?
और किसने किया? मुझे मिस्टर यशवंत दीवान से खतरा है। रोहित की ये बात सुनकर युवराज चौंक जाता है। डैड से रोहित को क्यों खतरा है? आखिर हो क्या रहा है यहाँ? रोहित के इस जवाब से सुहानी भी हैरानी में पड़ जाती है। रोहित, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यशवंत दीवान से खतरा है? लेकिन क्यों? सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले कुछ महीनों से इंडिया के कई शहरों के लोग गायब हो रहे हैं। मैंने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे सारे लिंक्स शिमला से जुड़े नजर आए। तभी मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। यहाँ आकर मुझे पता चला कि इन किडनैपिंग के पीछे मिस्टर यशवंत दीवान का हाथ है। सुहानी और युवराज ये सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। युवराज की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड कुछ ऐसा कर सकते हैं। युवराज का मन कर रहा था कि वो रोहित के पास जाकर खुद उससे सब पूछे, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। मिस्टर यशवंत दीवान, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है? हाँ सुहानी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। एक और बात, मिस्टर दीवान ये किडनैपिंग अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? युवराज भी यही जानना चाहता था। पता नहीं, लेकिन कोई तो है जिससे यशवंत दीवान डर रहे हैं। एक रात मैं सबसे छुपकर दीवान विला के अंदर गया था। तब मैंने यशवंत दीवान को किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि अगर उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया तो कोई है जो उन्हें नहीं छोड़ेगी। शायद उन्हें कोई धमकी दे रहा है। इतने पावरफुल इंसान को कौन धमकी दे सकता है? वैसे रोहित, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिस्टर दीवान ने कितने लोगों की किडनैपिंग की है? 900 से भी ज्यादा लोग। ये सुनकर सुहानी शॉक रह जाती है, लेकिन कोई और भी था जो सुहानी से ज्यादा हैरान था, और वो युवराज था। इसका मतलब मेरा शक सही था। क्या सच में लोगों के गायब होने के पीछे यशवंत दीवान का हाथ है? क्या रोहित और सुहानी मिलकर सच का पता लगा पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।